आज का हमारा टॉपिक है जनवादी चीन की न्याय व्यवस्था, जुडिशरी सिस्टम इन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। जनवादी चीन की न्याय व्यवस्था पाश्चात्य न्याय व्यवस्था से सर्वथा भिन्न है। इसका प्रमुख कारण साम्यवादी कानून और परंपरागत कानून की धारणाओं में आधारभूत अंतर का होना। परंपरागत सिद्धांत के अनुसार कानून मानवीय आचरण के सार्वभौम नियम हैं। ये भौतिक दशाओं से स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। इसके विपरीत साम्यवादी मान्यता के अनुसार कानून एक वर्गीय धारणा है और यह वर्ग की वह इच्छा है जो समृद्धि का रूप धारण कर चुकी हो। पूंजीवादी राज्यों के कानून केवल बुजुर्ग वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व एवं रक्षा करते हैं। इसके माध्यम से सर्वहारा वर्ग का शोषण किया जाता है। इसके विपरीत साम्यवादी राज्यों में कानून का लक्ष्य सर्वहारा वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व एवं समाजवाद के शत्रुओं से उनकी रक्षा करना है। अतः चीन की न्याय व्यवस्था का स्वरूप वैधानिक न होकर राजनीतिक है। जनवादी चीन की न्याय व्यवस्था की विशेषताएं। जनवादी चीन की न्याय व्यवस्था की विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, साम्यवादी वैधानिकता का सिद्धांत। पश्चिमी प्रजातंत्र देशों की मान्यता यह है कि राज्य और कानून समस्त जनता के हितों की रक्षा के साधन होते हैं। लेकिन साम्यवादी विचारधारा के अनुसार राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसका कार्य एक विशेष प्रकार के सामाजिक संगठन की स्थापना व उनकी रक्षा करना है। उसके विचारानुसार पूंजीवादी सामाजिक संगठन की रक्षा पूंजीवादी राज्य द्वारा भी संभव होती है। चूँकि राज्य के कानून राज्य की आज्ञाएं होती है, अतः कानून का स्वरूप भी राज्य के स्वरूप के अनुसार ही होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार कानून शक्तिशाली वर्ग की इच्छा मात्र होती है जिसे अधिनियम का स्तर दे दिया जाता है। कानून के स्वरूप के विषय में जो उक्त साम्यवादी मान्यता है, उसी पर साम्यवादी चीन की कानून व्यवस्था भी आधारित है। वहाँ इस बात को स्वीकार नहीं किया जाता कि राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक ढांचे से अलग शाश्वत न्याय के किन्हीं सिद्धांतों पर कोई कानूनी व्यवस्था आधारित हो सकती है। वह वस्तुतः यह मानकर चलती है कि कानून ऐसे होने चाहिए जिनसे श्रमिकों तथा उनके अधिनायक तंत्र के हितों की रक्षा बनी रहे। अतः साम्यवादी चीन की विधि और न्याय संबंधी धारणा में प्राकृतिक कानून या राज्य के विरुद्ध सुरक्षा का व्यक्ति का अधिकार जैसे विचारों के लिए कोई स्थान नहीं है। साम्यवादी चीन में इस विचार को मान्यता प्रदान की गई कि कानून सदा ऐसा होना चाहिए जिससे साम्यवाद की जड़ें अधिकाधिक मजबूत हो सकें, चाहे उसके द्वारा व्यक्ति की पूर्णतया राज्य के अधीन क्यों न बना दिया जाए। नंबर 2, न्यायपालिका पर साम्यवादी दल का नियंत्रण। पश्चिमी प्रजातंत्रों में शासन के अन्य अंगों से न्यायपालिका की पृथकता और न्यायाधीशों की स्वतंत्रता तथा निष्पक्षता विधि के शासन और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नितांत अपरिहार्य समझे जाते हैं और न्यायपालिका को राजनीतिक दबावों से मुक्त रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की जाती है। लेकिन साम्यवादी देशों में न्यायपालिका के द्वारा व्यक्ति स्वतंत्र की रक्षा के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था के रक्षक का कार्य किया जाता है। पश्चिमी प्रजातंत्र इस मान्यता पर आधारित है कि व्यक्ति और राज्य के बीच न्यायोचित संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन साम्यवादी विचारधारा जिसे चीन में स्वीकार किया गया है यह है कि सरकार जनता की है और शासन के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य जनता के विरुद्ध किया गया कार्य होने के कारण क्रांति विरोधी और प्रतिक्रियावादी है। और व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के समान ही न्यायपालिका का भी यह कर्तव्य है कि वे इस प्रकार के क्रांति विरोधियों पर प्रतिक्रियावादी का दमन करें। अतः न्यायाधीश अराजनीतिज्ञ होने के स्थान पर साम्यवादी दल के प्रमुख सदस्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान चेयरमैन जियांग हुआ साम्यवादी दल के पोलिट ब्यूरो के लंबे समय से चले आ रहे सदस्य हैं और इस अवसर पर उन्होंने पुलिस को कहा था कि वह और अधिक क्रांति विरोधियों को उनके सामने लाए। नेक्स्ट नंबर 3,
लोक उत्तरदायित्व। पाश्चात्य राजनीतिक व्यवस्थाओं में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है और वे व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। लेकिन चीन में न्यायाधीशों के संबंध में लोक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है। अनुच्छेद 128 के अनुसार जन न्यायालय अपने अपने स्तर पर जन कांग्रेस और उसके स्थायी अंग यानी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी है। विभिन्न स्तरों पर जन कांग्रेस द्वारा जनवादी न्यायालय के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है और पद से अलग किया जा सकता है। व्यवस्थापिका के प्रति न्यायाधीशों का उत्तरदायित्व समाजवादी व्यवस्था वाले देशों का विशिष्ट सिद्धांत है। नेक्स्ट है नंबर 4, समझौते और मध्यस्थता की प्रणाली। चीन की न्याय प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है समझौते और मध्यस्थता की प्रणाली। सामान्य किस्म के झगड़ों का निपटारा करने के लिए प्राथमिक न्यायालय के निरीक्षण में समझौता समितियां स्थापित की जाती है। इन समितियों में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और ये समितियां वादी और प्रतिवादी की सहमति से बहुत बड़े पैमाने पर छोटे छोटे झगड़ों का निपटारा करती है। इससे न्यायालय का कार्यभार कम हो जाता है तथा वादी और प्रतिवादी को भी लाभ पहुंचता है। इन समितियों के निर्णय की अपील न्यायालय में भी की जा सकती है। नेक्स्ट है कानूनी पेशे का समाजवादीकरण। साम्यवाद की स्थापना के पूर्व कुओमिंतांग शासन में व्यवस्था में कानूनी पेशे के लोग संपत्तिशाली वर्ग से आते थे और इस कारण क्रांति के बाद शुरू के दिनों में कानूनी पेशे से शत्रुता की दृष्टि से देखा गया। लेकिन 1954 के दिनों में कानूनी पेशे के प्रति सरकारी रवैये में परिवर्तन हुआ। कानूनी पेशे से संबंधित नियम बनाए गए। इस पेशे को सहकारी आधार पर गठित करते हुए वकील संघों का निर्माण किया गया। इन संघों द्वारा कानूनी परामर्शदात्री कार्यालयों की स्थापना की गई। इन कार्यालयों की आय को संबंधित वकीलों में उनके कार्य की मात्रा और योग्यता अनुसार बांट दिया जाता है। इस प्रकार कानूनी पेशे के संबंध में अर्ध सरकारी व्यवस्था को अपनाया गया है। नेक्स्ट है न्यायालयों की पिरामिड जैसी संरचना। चीन की न्याय व्यवस्था का संगठन एकीकृत आधार पर किया गया और जनवादी केंद्रवाद का सिद्धांत न्यायपालिका पर भी लागू होता है। संविधान द्वारा सर्वोच्च जन न्यायालय, स्थानीय जन न्यायालय और विशेष न्यायालय इन 3 स्तरीय ढांचे को एक ही सूत्र में पिरोया गया है। प्रोक्यूटोरियल विभाग किसी न्यायालय में मुकदमा ले जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय को स्थानीय न्यायालयों और विशेष न्यायालयों की कार्रवाई के निरीक्षण नियंत्रण का अधिकार है। यह व्यवस्था समाजवाद, समाजवादी क्रांति और समाजवादी वैधानिकता को सुदृढ़ करने की दृष्टि से अपनाई गई है। नेक्स्ट है न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचन। सामान्यतः ऐसा समझा जाता है कि न्यायाधीशों का कार्यकाल कार्यपालिका द्वारा जीवन पर्यंत या सेवानिवृत्ति की आयु तक के लिए किया जाता है, किंतु चीन में न्यायाधीशों का वहाँ की राष्ट्रीय जन कांग्रेस तथा उसकी स्थायी समिति के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है। चीन की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है और उसकी स्थिति भी महत्वपूर्ण नहीं है। इसे संविधान और कानून की व्याख्या करने की वह शक्ति प्रदान नहीं की गई है जो सामान्यतः अन्य राज्यों में प्राप्त होती है। चीन में कानूनों की व्याख्या करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान करने के लिए बजाय राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति को प्रदान की गई है। इस प्रकार न्यायपालिका संविधान में रक्षक और नागरिक अधिकारों के रक्षक के स्वरूप में कार्य नहीं कर सकती। न्यायपालिका की स्थिति को कमज़ोर बनाने वाला एक अन्य तथ्य यह है कि चीन में बंदी प्रत्यक्षीकरण की व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है खुली न्यायिक कार्रवाई। संविधान में लिखा गया है कि चीन में जनवादी न्यायालयों के अधिवेशन गुप्त रूप से न होकर सब लोगों के सामने हों। जिन मुकदमों से देश की रक्षा खतरे में पड़ जाती है केवल उन्हीं की सुनवाई ही गुप्त में रूप में की जा सकती है। वे मुकदमे जो खुले तौर पर होते हैं उनमें जनता के किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में न्यायाधीश के सम्मुख विचार प्रस्तुत करने का अधिकार है। अपराधी को अपनी रक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट है स्थानीय भाषा में कार्य संचालन। सामान्यतः न्यायालयों में 1 या 2 भाषाएं वैधानिक रूप से मान्यता होती है, परंतु चीन के नागरिकों को न्यायालयों में अपनी भाषा में अपना पक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी गई है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्थानीय न्यायालय में
प्रयुक्त होने वाली भाषा से अनभिज्ञ है तो न्यायालय उसके लिए दुभाषीय का प्रबंध होता है। क्षेत्र या स्थानीय न्यायालयों की कार्रवाई वहाँ की स्थानीय भाषा में चलाई जाती है। नेक्स्ट आता है चीन के न्यायालयों का संगठन एवं कार्य। संविधान के अनुसार चीन के जनवादी गणराज्य में 3 प्रकार के न्यायालय हैं। नंबर 1 सर्वोच्च जन न्यायालय सुप्रीम पीपल्स ऑफ कोर्ट। नंबर 2 स्थानीय जन न्यायालय लोकल पीपल्स कोर्ट। तीसरा है विशेष जन न्यायालय स्पेशल पीपल्स ऑफ कोर्ट। इन न्यायालयों की रचना कानून द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक वर्ग के न्यायालय का अपना एक अध्यक्ष होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सभी स्तर के जन न्यायालय अपने स्तर की जन कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इनका विस्तार से वर्णन लेते हैं। पहला लेते हैं सर्वोच्च जन न्यायालय। सर्वोच्च जन न्यायालय चीन का सबसे बड़ा न्यायालय है जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। इसका अध्यक्ष 5 वर्ष के लिए राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा निर्वाचित होता है और जन कांग्रेस भी उसे पद से अलग कर सकती है। उपाध्यक्ष तथा अन्य न्यायाधीशों की जन कांग्रेस की स्थायी समिति नियुक्त तथा पद से अलग करती है। न्यायाधीशों की संख्या संविधान द्वारा निश्चित नहीं की जा गई है। इसमें एक दीवानी विभाग एवं फौजदारी विभाग तथा कुछ अन्य विभाग होते हैं जिनकी आवश्यकता समझी जाए। संविधान में सर्वोच्च जन न्यायालय की शक्तियां एवं अधिकार क्षेत्र का विस्तृत विवेचन नहीं किया गया है। संविधान में केवल इतना ही कहा गया है कि सर्वोच्च जन न्यायालय उच्चतम न्यायिक संगठन है और ये स्थानीय न्यायालयों और विशेष न्यायालयों के न्यायिक कार्यों की देखरेख करता है। सर्वोच्च जन न्यायालय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी है और उन्हें अपने कार्य की सूचना देता है। सर्वोच्च जन न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार हैं। नंबर 1 ऐसे अभियोग जिन्हें कानून की आज्ञाएं प्राप्त है इसे अपने सुनने के लिए आज्ञा दें। इसे ही इस न्यायालय का मौलिक अधिकार क्षेत्राधिकार कहा जाता है। नंबर 2 उच्चतर जन न्यायालय तथा विशेष न्यायालयों के निर्णयों तथा आदेशों के विरुद्ध अपीलों तथा विरोधियों का प्रतिपत्तियों को सुनना। नंबर 3 उच्चतम जनवादी प्रोक्यूरेटरों द्वारा न्यायिक निरीक्षण की प्रक्रिया के अनुसार जो विरोध या आपत्तियां इनके द्वारा भेजी जाएं। नेक्स्ट है चीन का सर्वोच्च जन न्यायालय अपने से निम्न न्यायालयों के कार्यों की देखभाल करता है। इस प्रकार चीन में सर्वोच्च जन न्यायालय की स्थिति भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में बहुत अधिक हीन है क्योंकि इसे न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है। इस प्रकार इनके द्वारा संविधान के व्याख्याकार या संरक्षक का कार्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च जन न्यायालय राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति या उसके 17वें शासनकाल में स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट नंबर 2 स्थानीय जन न्यायालय। स्थानीय जन न्यायालयों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। नंबर 1 बुनियादी या मूल जन न्यायालय। नंबर 2 मध्यवर्ती जन न्यायालय। नंबर 3 उच्चतर जन न्यायालय। तो इसमें पहला है बुनियादी जन न्यायालय। क्या है? बुनियादी या जन न्यायालय काउंटी या नगर पालिका एवं जिला स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार के प्रत्येक न्यायालय में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 1 अन्य न्यायाधीश होते हैं। फौजदारी और दीवानी अभियोग की सुनवाई हेतु अलग से न्यायाधीश की व्यवस्था की जाती है, परंतु आवश्यकता होने पर वे संयुक्त रूप से अभियोग सुनते हैं। मूल जन न्यायालय छोटे छोटे मुकदमों को सुनना और निपटाते हैं। ऐसे अनेक छोटे छोटे विवादों में भी न्यायालय निपटाते हैं जिनमें मुकदमों की आवश्यकता नहीं होती। ये न्यायालय समझौता समितियों और उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न्याय प्रशासन की भी देखरेख करते हैं। इनके कार्यों के लिए न्यायालय अपने क्षेत्र की जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नंबर 2 मध्यवर्ती जन न्यायालय। प्रांतों तथा स्वायत्त क्षेत्रों, केंद्रीय सरकार के प्रत्यक्ष रूप से अधीन नगर पालिकाओं और स्वायत्त या क्षेत्रों द्वारा बड़ी न्यायपालिकाओं के मध्य जन न्यायालय स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार के प्रत्येक न्यायालय में एक प्रधान, 1 या 2 उप प्रधान, खंडों के मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं।
मध्यवर्ती जन न्यायालय आवश्यकता अनुसार फौजदारी, दीवानी या अन्य विभाग या खंड स्थापित कर सकते हैं। ये न्यायालय अज्ञप्तियों और विधियों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मुकदमे मूल जन न्यायालय द्वारा भेजे गए मुकदमों या उनके विरुद्ध निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सुनने का अधिकार रखते हैं। नंबर 3, उच्चतर जन न्यायालय। प्रत्येक प्रांत में एक उच्चतर जन न्यायालय की व्यवस्था है। इसमें एक अध्यक्ष, एक या अधिक उपाध्यक्ष, बेंचों के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायाधीशों की भांति उच्चतर जन न्यायालय में भी एक फौजदारी विभाग, एक दीवानी विभाग तथा आवश्यकता अनुसार अन्य विभाग स्थापित किए जा सकते हैं। ये न्यायालय उन मुकदमों को सुनते हैं जो कानून के अनुसार इनके मौलिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। ये उन मुकदमों को सुनते हैं जो निम्न न्यायालयों से इनके पास हस्तांतरित किए जाते हैं। ये न्यायालय निम्न न्यायालयों के निर्णयों तथा आदेशों के विरुद्ध अपील सुनते हैं। न्यायिक निरीक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत यदि एक प्रोसिक्यूटर द्वारा किसी मामले पर कोई आपत्ति उठाई जाए तो उस मामले पर भी विचार करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं नंबर 3, विशेष जन न्यायालय। सैनिक न्यायालय, रेल परिवहन न्यायालय तथा जल परिवहन न्यायालय विशेष जन न्यायालय की श्रेणी में आते हैं। इन सबके संगठन की रूपरेखा राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा निर्धारित करती है। इस प्रकार के न्यायालय प्रशासनिक स्तर पर सर्वोच्च जन न्यायालय के अधीन होते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रोक्यूरेटर का पद। चीन की न्याय व्यवस्था में प्रोक्यूरेटरों का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इन लोगों का कार्य कानून के विरुद्ध आचरण करने वालों पर मुकदमा चलाना है। प्रोक्यूरेटर सरकारी विभागों तथा प्रशासनिक अधिकारियों के आचरण पर भी निगाह रखते हैं। प्रोक्यूरेटरों को यह अधिकार है कि वे कानून की अवज्ञा करने वालों के विरुद्ध गिरफ्तारी के वारंट जारी करें। नए संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार सर्वोच्च जन प्रोक्यूरेटरों के पद का निर्माण किया गया है। अन्य स्तरों पर स्थानीय प्रोक्यूरेटर तथा सैनिक विशिष्ट प्रोक्यूरेटरों के पद पर भी निर्मित किए जाते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष है। प्रोक्यूरेटर जनरल अधिक से अधिक 2 कार्यकाल पूरे कर सकते हैं। प्रोक्यूरेटर का संगठन कानून द्वारा तय किया जाता है। जन प्रोक्यूरेटर अपने कार्यों का निर्वाह स्वतंत्र रूप से करेंगे। सर्वोच्च जन प्रोक्यूरेटर इस प्रणाली का सर्वोच्च अधिकारी होगा। स्थानीय जन प्रोक्यूरेटरों को यह निर्देश दे सकता है अपने कर्तव्यों के लिए राष्ट्रीय जन कांग्रेस और स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होगा। तो इस प्रकार इसके पद का निर्माण किया गया है और ये शक्तियाँ इनको सौंपी गई। तो आज का ये टॉपिक हमारा, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।